हेलो क्लास 10th, होप दैट यू आर डूइंग वेल। कल मैंने आपको केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमारा रह गया था। ठीक है, तो अभी हम इसी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में देखे गए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप देखिए एक बार कि कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करोगे और उसके आसपास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप कैसे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ड्रो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की ये बात हो रही है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका होता है N2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन के सिंबल लिखेंगे। पहले N2 बनाने के लिए आपने नाइट्रोजन का सिंबल लिखा और नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसका KLMN में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे आप करके भी देख लो, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो आप क्या लिख देंगे 2 5 करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, उन्हीं की डॉट आपने लगा दी। अब आप ये देखिए कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन। यहाँ से इसने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला नाइट्रोजन है ये भी इसका इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ऐसे शेयरिंग एरिया में आपको दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक और बॉन्ड बनेगा और फिर एक और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर था। अब इसी की तरीके से आप ना ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेना, आप CO2 गैस का डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेना, आप क्लोरीन गैस का डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ठीक है, और एक आप मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर भी बना के देख लेना। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनकी डॉट स्ट्रक्चर आपसे बनवा ली जाती है एग्जाम के अंदर। समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रो इट्स स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का और उसके स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो बेंजीन होती है इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऐसे 6 मेंबर की आपको यहाँ पे एक रिंग बना लेनी है, साइकिल बना लेनी है और अल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड तो नेक्स्ट वाला सिंगल होना चाहिए, देन डबल होना चाहिए। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके आपको बॉन्ड लगा देना है। ये बन गई आपकी बेंजीन। अब आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो आप देखो जो ये कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन ये कार्बन लगे हुए हैं ना कॉर्नर के ऊपर, तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आप सबको मालूम है। तो टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए हर एक कार्बन की आपको वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है बेंजीन का। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग 5% एल्कलाइन KMnO4। बिल्कुल अपने ब्रेन में स्टोर कर लें इस क्वेश्चन को। जो ये KMnO4 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। और आपके सिलेबस में इसका एक ही वर्क आपको दिखाया गया, एक ही फंक्शन आपको दिखाया गया कि इथेनॉल की रिएक्शन जब आप KMnO4 के साथ कराते हो एल्कलाइन कंडीशन में तो इथेनोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड यहाँ पे बन जाता है। तो बिल्कुल सीधा ही आप पहली लाइन से भी एकदम से क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो कि भाई KMnO4 आया है तो डेफिनेटली किसकी बात होगी, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की ही बात यहाँ पे हो रही होगी। अब क्वेश्चन देखिए कि 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वॉर्म इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर उसको ऐड किया जा रहा है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अबव केमिकल रिएक्शन। तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपका इथेनॉल है वो KMnO4 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इथेनोइक एसिड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड आपको बनता हुआ नजर आएगा। समझ आई बात? अगर फॉर्मूला वाइज बताऊं तो देखो इथेनॉल होता है आपका क्या, CH3CH2OH, यही तो है इथेनॉल। और जब ये इसमें इथेनोइक एसिड में बदलेगा तो क्या करोगे आप, देखो ये वाला CH3 तो एज इट इज लिखोगे और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो भी लिखोगे। बस अब यहाँ पे OOH आपको लगाना है। इट मीन OH भी ऐसे कैसे स्टोर हो गया, तो क्या चीज़ गायब हुई है, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो ये तभी तो ऑक्सीडेशन बोला जा रहा है। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, और ये कंपैरिजन में होती है एक्चुअली बात, ये आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये बात बोली जाती है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में। तो देखो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब ये दोनों आयन आते हैं पास में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप आयोनिक बॉन्ड कहते हो। ठीक है, ये आयोनिक अट्रैक्शन होती है। तो क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिटली चार्ज आयन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनको तोड़ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए NaCl का या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे ये भी आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड ही है जो मैंने कार्बन का कंपाउंड बनाया है। सिमिलरली अब मीथेन की बात कर लो, वो भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड ही है। तो इनमें बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आपका आयोनिक कंपाउंड में था। तो आप कहेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, क्या रीजन दिया आपने कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है। तो जो टर्म आपको जिससे आप फैमिलियर हो आप उस वाली टर्म को यूज करो। अगर आप फोर्स वाली टर्म यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ। तो ठीक है, पहले आप होमोलोगस सीरीज के बारे में बताएंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिसमें हर एक कंपाउंड के पास सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जैसे सपोज दैट मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने लिया है एल्कोहल, ठीक है, और ये मेरा 1 कार्बन का एल्कोहल है। अब अगर मैं सेकंड कंपाउंड इसका बनाऊंगी तो वहाँ एक कार्बन और बढ़ा दूंगी, मतलब होमोलोगस सीरीज में एक एक कार्बन इंक्रीज होता चला जाता है। 1 कार्बन इंक्रीज होता है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, और बाकी आप इसकी एक्सप्लेनेशन NCERT से ले लेना, आपको लिखना आना चाहिए। मैं आपको जस्ट सिंप्लीफाई करा रही हूँ चीज़ों को, तो आपको ये राइट करना आना चाहिए कि पेपर में आप कैसे इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है यही कि जनरल फॉर्मूला लिखिए एल्कीन्स का। तो देखो हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन है, एक होता है एल्केन, एन मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एक होता है एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और एक होता है एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसने पूछा एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट मीन जितने कार्बन एटम आपके कंपाउंड में होंगे हाइड्रोजन उसका डबल नंबर में पाए जाएंगे। जैसे मैं लिख के दे दूं C2H4, तो क्या ये एक एल्कीन है? डेफिनेटली ये एल्कीन है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का नंबर एग्जैक्टली डबल है कार्बन से। ओके, उसके बाद है एल्काइन, एल्काइन है CnH2n-2। देखो जैसे जैसे आप बॉन्ड बढ़ाते हो ना, क्योंकि एल्कीन में तो डबल बॉन्ड था, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे आप बॉन्ड्स बढ़ाते हो तो हाइड्रोजन का नंबर कम होने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 कम है। ठीक है, जबकि आप एल्कीन में क्या देख रहे थे कि जो हाइड्रोजन का नंबर था वो एग्जैक्टली डबल था। तो ये आपके फॉर्मूला थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है ना वो इथेनॉल और उसकी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करना है। एक आपको इथेनोइक एसिड थोरली पढ़ना है। ठीक है, जो भी NCERT बुक में इनसे रिलेटेड आपको दिया हुआ है ना वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है। उसके अलावा ये फर्स्ट वेटेज है, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर पे आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। कार्बन कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जैसे कि आपके पास कौन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे कि आपके पास कंबशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन तो आप यहाँ देख ही चुके हैं कि MnO4 वाली रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये वाला टॉपिक आपका सेकेंड वेटेज का है इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा फिर और क्या देखेंगे आप, थर्ड अगर मैं वेटेज पे जाऊं तो क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे आइसोमर्स के बारे में देख सकते हो।
आइसोमर्स क्या होते हैं, और एक आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको करनी है। उसके अलावा और आपको क्या करना है, आप इसमें कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड का डिफरेंस जरूर करें। कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर जो डिफरेंस है वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप पढ़िए इनको, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर